दोस्तों, संसद का मॉनसून सत्र 2026 आज समाप्त हो गया। आज सुबह जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो महज 3-4 मिनट के भीतर वंदे मातरम के साथ ही सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज बहुत उम्मीद थी कि दिल्ली में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उस बारे में गृह मंत्री कोई बयान कम से कम अंतिम दिन तो दे ही देंगे। अगर बयान देने नहीं आएंगे तो अपना लिखित बयान इस सदन के पटल पर रख देंगे, या उससे भी काम नहीं चलेगा तो सरकार कम से कम उसको लेकर एक आश्वासन जरूर देगी कि आने वाले वक्त में जब संसद का अगला सत्र यानी शीतकालीन सत्र होगा उस सत्र में गृह मंत्री कुछ बताएंगे। लेकिन न तो अयोध्या की चढ़ावा चोरी के ऊपर कोई बयान सामने आया, न ही दिल्ली में जंतर मंतर पर जेएनजी के प्रदर्शन के दरमियान जो कुछ भी 20 जुलाई को हुआ उसके बारे में कुछ सामने आया। लेकिन इन सब के साथ संसद किस ढंग से चलती है, किस ढंग से चलाई जाती है और किस ढंग से चलाई जानी चाहिए, इसको लेकर आम जनता में बहस मुबाहिसे का दौर जरूर शुरू हो गया। अब से पहले जो व्यक्ति पूजा की परिस्थितियां देश के अंदर आमतौर पर जनमानस के भीतर घुसाई जा रही थी, वह व्यक्ति पूजा वाली परिस्थितियों से बाहर आकर अब कम से कम जनमानस इस बात पर चर्चा शुरू कर चुका है कि क्या वाकई संसद इसी के लिए बनी है कि हंगामा हो, बिल पर बहस ना हो और बिल पास कर दिया जाए। मौजूदा दौर में संसद के अंदर यही हो रहा है। पीआरएस लेजिस्लेटिव ने एक आंकड़ा जारी किया है इसी मॉनसून सत्र का, और इस मॉनसून सत्र के आंकड़े को आप देख सकते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि 12 विधेयक इस सत्र में पेश किए गए, 12 में 11 विधेयक पारित किए गए, और 11 विधेयक जो पारित किए गए उन 11 विधेयकों में लोकसभा के अंदर जरा आप ध्यान से देखिए 9 विधेयकों को यूं ही पारित कर दिया गया। एक भी सांसद ने उसमें बहस में हिस्सा नहीं लिया। एक विधेयक में सिर्फ 2 सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया और एक विधेयक में 543 सदन में से महज 48 सदस्यों ने हिस्सा लिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब बिना बहस के ही बिल को पारित कर देना है, सीधे यस और नो में बटन दबाने के लिए ही सदन है, तो फिर 543 के बदले 850 करने के लिए सरकार बेचैन क्यों है? सरकार सदन की संख्या को 1.5 गुना क्यों करना चाहती है? क्या इसी के लिए कि 0 सांसद बहस में हिस्सा लें और तब जाके किसी विधेयक को पारित कर दिया जाए? अब जनता ये सवाल पूछने लगी है, लेकिन जिस दौर में जनता ये सवाल पूछ रही है उस दौर में जेएनजी के साथ जेन अल्फा जब सड़क पर आ रहा है तो इसके साथ साथ जो उनसे पहले वाली पीढ़ी है, मिलेनियल्स से लेकर बेबी बूमर्स तक की, वो सब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सरकार को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सवालों के घेरे में जब सरकार आ रही है, सरकार का सिस्टम आ रहा है, जांच एजेंसियां आ रही है, डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष से लेकर सिविल सोसाइटी को दरकिनार कर चलने की व्यवस्था के ऊपर एक सवालिया निशान लग रहे हैं, तो उन सवालिया निशान के दायरे में आखिर कौन सा सेक्टर है जो नहीं है? अब आज ही मैंने कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर देखा कि सरकार के इकोसिस्टम के काफी करीब बताए जाने वाले पत्रकारों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि 15 अगस्त को, जी हां, महज 36 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से कोई बहुत बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लाल किले के भाषण वाला जो पेपर है वो पेपर भी लीक हो गया क्या? और जब वो पेपर भी वाकई लीक हो गया, कुछ सत्ता के इकोसिस्टम के पत्रकारों तक पहुंच गया, तब तो पेपर लीक वाकई इस देश में इतना बड़ा मुद्दा है जिसके लिए एक कड़े कानून की जरूरत है। प्रधानमंत्री लाल किले से क्या बोलेंगे इसकी प्रतीक्षा बहुत सारे पत्रकारों को है। लाल किले से प्रधानमंत्री बोलेंगे और जो बोलेंगे उसका संवैधानिक महत्व कितना है वो सभी जानते हैं कि उसका संवैधानिक महत्व नहीं बल्कि एक सेरेमोनियल इंपॉर्टेंस, यानी एक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो एक समारोह वाला जो महत्व होता है वही महत्व है। संवैधानिक महत्व जिस चीज का है, सदन में बोली गई बात का, जहां देश चलता है, जहां शासन तंत्र चलता है, जहां प्रशासन तंत्र के लिए नीतियां बनाई जाती है, जहां देश का एजेंडा सेट किया जाता है, वहां से तकरीबन 19 या 20 दिनों तक, आज को मिलाकर देखें तो 20 दिनों तक प्रधानमंत्री भी नदारद है, गृह मंत्री भी नदारद है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों में से कोई इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर जंतर मंतर पर पैलेट गन चलाने की परमिशन किसने दी। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि चढ़ावा चोरी के मामले में जांच कहां तक पहुंची और पैलेट गन चलाने के मामले में
जब सवाल पूछा जाता है तब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान आता है कि यह मजिस्ट्रेट आदेश देता है। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे राज्यों में डीजीपी वाला पुलिस सिस्टम है, जहां मजिस्ट्रेट की पावर आईसीएस या एग्जीक्यूटिव के पास होती है। जो डीएम वगैरह होते हैं, एसडीएम होते हैं, उनके पास मजिस्ट्रेट की पावर होती है। लेकिन जब मजिस्ट्रेट आदेश देते हैं और फिर दिल्ली की बात जब सामने आई कि दिल्ली में किसने दिया, तो दिल्ली में तो डीजीपी सिस्टम नहीं है। दिल्ली के अंदर तो कमिश्नरेट सिस्टम है। कमिश्नरेट सिस्टम में मजिस्ट्रेट की पावर पुलिस के पास ही होती है। आपने कभी दिल्ली में नहीं सुना होगा कि अमुक जिले का डीएम कौन है या डीसी कौन है, डीसीपी कौन है, इस पर लोग ध्यान देते हैं। पुलिस कमिश्नर कौन है, उस पर लोग ध्यान देते हैं। ज्वाइंट सीपी कौन है, वो लोगों की नजर में होता है, क्योंकि डीएम का पद यहां पर यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों की तरह कोई बहुत ज्यादा महत्व का पद कमिश्नरेट सिस्टम वाले राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मजिस्ट्रेट नहीं आदेश दिया तो कौन है वो मजिस्ट्रेट? क्या वो मजिस्ट्रेट कोई डीसीपी है? क्या वो मजिस्ट्रेट कोई पुलिस कमिश्नर है? क्या वो मजिस्ट्रेट कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट का है, या देश के गृह सचिव हैं, या अंततः देश के गृह मंत्री नहीं आदेश दिया? ये देश के लिए आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। इस पर सदन में आने पर जवाब देना पड़ता। तो सदन में न प्रधानमंत्री आए, न गृह मंत्री आए, और सदन का पूरा मॉनसून सत्र 11 विधेयकों को, जिसमें 9 विधेयक में एक भी सांसद नहीं बोलते हैं, यूं ही पारित करा लिया जाता है। अभी 2-3 साल पहले आपने देखा, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर तकरीबन 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, और उनके सस्पेंड होने के बाद बची हुई सदन की संख्या के बीच बड़े महत्वपूर्ण विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट बिल सबको पास करा लिया गया। यह मौजूदा दौर में सत्ता की रवायत है, और इस रवायत के दायरे में यदि कोई सांसद सवाल उठाना चाहता है तो उसे तमाम तरह से जांच एजेंसियों के माध्यम से टॉर्चर करने की कोशिशें होती। संजय सिंह का केस भला किसे नहीं याद होगा। संजय सिंह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, बहुत मजबूती से बोलते हैं, और जब संजय सिंह मजबूती के साथ बोलते हैं तो संजय सिंह को किस मामले में, दिल्ली सरकार का मसला, दिल्ली सरकार में न संजय सिंह मंत्री न संतरी कुछ नहीं थे, केजरीवाल सरकार में बस आम आदमी पार्टी के एक नेता थे। बिना किसी साक्ष्य और सबूत के ईडी ने उन्हें जेल में डालने का काम किया। यह भारत के अंदर की मौजूदा तस्वीर है। कल को हो सकता है कि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, सदन में आकर अमित शाह बताएं, प्रधानमंत्री बताएं, माफी मांगे, और साथ साथ ये भी बताएं कि किसने पैलेट गन चलाने की परमिशन दी। ये सवाल जब मजबूती के साथ सदन के सामने आता हुआ दिखा तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से नदारद हो गए, और अब 15 अगस्त को 1-1.25 घंटे से कम तो बोलेंगे नहीं, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर में पगड़ी बांध करके जिस प्रकार से वहां प्रधानमंत्री का भाषण होगा, उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि सदन में बोलने में सरकार को डर लगता है। सदन में बोलने में, सदन में आने में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए हालात अनुकूल नहीं होते। उन्हें शायद डर लगता है कि सदन के अंदर भी कहीं कोई सिक्योरिटी का मसला तो नहीं है। हो सकता है कि यह भी एक कारण दिखाई देता हो। तो सदन में वो नहीं आते हैं, संसद में आते हैं, चैम्बर में बैठते हैं, और जब सदन में नहीं आते हैं तो लाल किले से जो बोलेंगे, सवाल यह है कि जनता उसका कितना महत्व देगी, जनता के बीच उस स्पीच का कितना इकबाल होगा। और जनता के बीच जब प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री का इकबाल नहीं होगा तो केंद्र सरकार शासन कैसे करेगी? देश की आर्थिक नीति के बारे में क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम वित्तीय संस्थाएं समय समय पर कहती रहती है। देश के कुछ चंद पूंजीपतियों की स्थिति सत्ता में कितनी ताकतवर हो गई है, ये बात अब बताने की जरूरत नहीं रह गई है। कई सारे न्यूज चैनल तक अब गोदी चैनल में तब्दील हो चुके हैं, और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर दिए गए या हवाले हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच जब देश में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति खराब हो, कृषि क्षेत्र में कोई तरक्की की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही हो, भारत का रुपया गिर रहा हो, बेरोजगारी चरम पर हो, महंगाई चरम पर हो, इन सब के बीच विदेश नीति कैसे चल रही है, जरा राहुल गांधी ने जो कहा उसे भी आप सुन लीजिए। कि इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। राहुल गांधी कह रहे हैं
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश नीति चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो विदेश नीति चला रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, आमतौर पर जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, कूटनीति, राजनय की भाषा, अंग्रेजी में डिप्लोमेसी, वो राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री हक करते हैं, गले मिलते हैं। अब गले मिलने को हिंदी में कहें तो क्या है ये? हिंदी में डिप्लोमेसी को क्या कहा जाए? गले मिलने वाली डिप्लोमेसी को, ये शब्द तो मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन अंग्रेजी में इसे कहते हैं हक करना। तो हक करने वाली इस विदेश नीति को क्या कहा जाए? डिप्लोमेसी की जगह हगलोमेसी शब्द का इस्तेमाल क्या किया जा सकता है कि भारत में फिलहाल हगलोमेसी चल रही है, हक करने वाली नीति। तो हक करने वाली नीति चाहे प्रधानमंत्री इजराइल जाए, चाहे प्रधानमंत्री अरब के किसी देश में जाए, चाहे प्रधानमंत्री दुनिया के बड़े सुपर पावर के किसी देश में जाए या किसी छोटे देश में जाए, वहां के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष को वो हक करते हुए नजर आते हैं। और हक करने वाली परंपरा के सहारे ही अब उसमें मेलोडी चॉकलेट का भी जिक्र कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग किसी और बात का जिक्र कर देते हैं। तो भारत की विदेश नीति कैसे चल रही है, किस तरह से टैरिफ वॉर में भारत को एक मोहरा बना दिया गया, किस तरह से ईरान इजराइल वॉर के दरमियान भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय पूरी दुनिया को नहीं मिल सका, किस तरह से खामनेई प्रशासन के साथ और इजराइल के नेतन्याहू प्रशासन के बीच भारत का स्टैंड इस मुद्दे पर क्या हो, उसको लेकर जनता अब तक कंफ्यूजन की स्थिति में रही। तो सवाल ये उठता है कि इस विदेश नीति पर यदि राहुल गांधी ने तंज भरे अंदाज में हक करने वाली विदेश नीति कहा है, तो इसके आगे क्या वाकई इस देश की जनता के पास वो वक्त करीब आ रहा है कि सत्ता के भीतर जनता नागरिक समाज के तौर पर अपनी भूमिका को देखने की कोशिश करे? लेकिन मौजूदा दौर तो लाभार्थी चेतना का है। नागरिक समाज को खत्म करके कैसे एक लाभार्थी समाज का निर्माण कर दिया जाए और लोकतंत्र को चुनाव तंत्र के नजरिए से देखने की कोशिश की जाए, इसका उदाहरण आपने बिहार में देखा 10,000 चुनाव, इसका उदाहरण आपने असम में देखा 9,000 चुनाव, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 50,000 चुनाव की बात हो रही है, जो अखबारों में खबर छपी है। और उस खबर पर उत्तर प्रदेश के शासन की तरफ से कोई खंडन अभी तक, कम से कम इस वीडियो को जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक कोई खंडन की सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इसका सीधा मतलब है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो अगले 5-6 महीने के भीतर चुनाव होने वाला है वो 50,000 चुनाव होने जा रहा है। और 50,000 चुनाव यानी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। अखबारों की दैनिक हिंदुस्तान अखबार की खबर को आप देखिए, 50,000 रुपए में 20,000 रुपए ये अखबार कह रहा है कि 20,000 रुपए पहली किस्त में और बाद में 10-10 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाएंगी। मोटे तौर पर थोड़ा खुल करके कह दे तो चुनाव के पहले 20,000 रुपए महिलाओं के खाते में दे दिए जाएंगे और फिर 30,000 कब आएंगे नहीं आएंगे वो अब उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार जाने। सवाल यह है कि 10,000 रुपए से बिहार में चुनाव पलटा नहीं था। बिहार चुनाव के पहले लक्षण दिखाई दे रहे थे कि नीतीश कुमार का जो चेहरा लगाकर मास्क की तरह उस चेहरे का इस्तेमाल इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि 4 महीने बाद हटा ही देना था मुख्यमंत्री को, तो मास्क ही माना जाएगा। तो उस तरह से जो इस्तेमाल किया गया उसमें 160-65 सीटें तो एनडीए की पहले से दिख रही थी, जो बिहार के अंदर का सामाजिक समीकरण है। ये 10,000 चुनाव ने उसमें 35-40 सीटों की बढ़ोतरी कर दी। मोटे तौर पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी और राजद के बीच जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का मुकाबला था उस मुकाबले को खत्म कर दिया और बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तक पहुंचा दिया। उसमें कुछ और खेल की बातें भी होती है, लेकिन मोटे तौर पर इस 10,000 चुनाव का जिक्र होता है। अब उत्तर प्रदेश में ये 20,000 या पूरी स्कीम का नाम लेकर कहें तो 50,000 चुनाव यदि बनाया जा रहा हो तो फिर संसद के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आने की जरूरत क्या है, जब पैसा बांट के ही चुनाव जीतना है। और पैसा बांटने की प्रक्रिया पर आदर्श आचार संहिता उसकी मूलभूत भावनाओं को दरकिनार कर देना है। निर्वाचन सदन में बैठे हुए प्रतिनिधियों की भूमिका एक कठपुतली की तरह बना देनी है। वोटर लिस्ट से नाम काटने वाली प्रक्रिया के सहारे ही अपने मनोनुकूल जनता भी चुनाव जीतने के लिए चुन लेनी है। तो फिर इस देश के अंदर लोकतंत्र चुनाव तंत्र का मतलब क्या रह जाता है? लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं चुनाव को, लेकिन चुनाव के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं क्या उसमें वाकई जनता के सभी हिस्से को बराबर और एक निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत वोटिंग का अवसर दिया गया? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि भय
के, बिना किसी भय और भ्रष्टाचार के, बिना किसी लालच के इलेक्शन संपन्न हुआ? तो ये 10,000 और 50,000 वाली स्कीम के भीतर एक ये सवाल है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इसके बावजूद जो लोग जीत कर आते हैं वो किसी भी विधेयक पर कुछ नहीं बोलेंगे और सीधे बटन दबा देंगे बिल पास करने के लिए। 11 में से 9 विधेयक को 0-0 सांसद मिलकर पास कराएंगे। 0-0 सांसद उसमें बजट में पार्टिसिपेट करें, वो उस बहस में पार्टिसिपेट करेंगे। तब इस तरह की संसद के लिए और विधानसभाओं के लिए लोकतंत्र के अंदर जगह कितनी है और संख्या बढ़ाने से कौन सा मकसद पूरा होना है, ये सवाल अब इस देश की जेनजी को भी मंथन करना होगा, इस देश के जेन अल्फा को भी मंथन करना होगा और उसके पहले की पीढ़ियों को भी मंथन करना होगा कि आखिर सत्ता और सिस्टम किस तरह से एक आज्ञा पालक समाज में भारत के लोकतंत्र को बदलना चाहती है कि एक नेता कहे ताली बजाओ तो आप ताली बजाएं, एक सुप्रीम लीडर का ऊपर से आदेश हो कि थाली बजाना है, बालकनी में बर्तन बजाना है, बालकनी में दिए जलाने हैं, तो आप बिना दिवाली बिना होली के दिया जलाने चल दे, रंग खेलने चल दे। ये एक ओबीडियंट सोसाइटी बनाने की जो कोशिश है, ये दरअसल लोकतंत्र की मूलभूत अवधारणा के खिलाफ है और इसी के ऊपर जेएनजी ने सवाल खड़े करने शुरू किए। जंतर मंतर से शुरू होकर ये जेएनजी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया और इन सब के बीच राहुल गांधी ने जब जेएनजी के सवाल को उठाकर संसद तक लाने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नदारद हो गए ताकि सवालों से बच सके। अब चूंकि लाल किले से प्रधानमंत्री जो कुछ बोलेंगे वहां दर्शकों में से उठ करके कोई माइक लेकर के तो पूछेगा नहीं कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं उसमें अमुक चीजें काल्पनिक लगती है या ये सारी चीजें तथ्यों से परे हैं। ये कहने के लिए वहां दर्शकों के भीतर माइक तो दिया नहीं जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते, उनके संसद नहीं जाने की परिस्थितियों से आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड और सबसे ऊर्जावान आबादी अभी भारत के पास है, लेकिन उस आबादी का इस देश की अर्थव्यवस्था के भीतर एक समुचित उपयोग कैसे हो, ये मौजूदा दौर में सत्ता और सिस्टम के पास कोई पॉलिसी नहीं। और जब सत्ता और सिस्टम के पास पॉलिसी नहीं है तो कभी पेपर लीक के मुद्दे पर आंदोलन होगा, तो कभी रेलवे एनटीपीसी के मुद्दे पर आंदोलन होगा, कभी किसानों की एमएसपी गारंटी के मुद्दे पर आंदोलन होगा, कभी आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे पर आंदोलन होगा। मोटे तौर पर कहें तो जनता सड़क पर ही उतरती रहेगी और सड़क पर उतरती रहेगी तो संसद से नेता और मंत्री भागते रहेंगे। यही मौजूदा दौर का सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल में जिस डिप्लोमेसी की बजाय हक करने वाली पॉलिसी हगलोमेसी का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, इस हगलोमेसी के सहारे भारत की विदेश नीति कहां जा रही है, ये आप खुद सोच सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डंका पीटने वाली बात के पीछे की हकीकत क्या है। ये पूरी दुनिया आज देख रही है कि ट्रंप भारत के साथ और भारत के प्रधानमंत्री के साथ किस भाषा में बात करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ एक किसी देश का नेता नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जीवंत लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है जो 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन 150 लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के पास जो असीमित ताकत है, वो असीमित ताकत होने के बावजूद वो व्यक्ति संसद में नहीं आ रहा, जिसके प्रति वो जवाबदेह है और पूरी सरकार जवाबदेह है, बावजूद इसके संसद को स्किप करने की परंपरा चल पड़ी है। तो अब देखते जाइए आने वाले वक्त में इस देश की सियासत को जेनजी और जेन अल्फा मिलकर किस दिशा में ले जाते हैं, ये देखना भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक दिलचस्प होगा। कॉकरोच के प्रयोग से शुरू हुआ सफर ये सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके तक या कॉकरोच जनता पार्टी तक ही सिमट कर रह जाएगा या सिर्फ इसे चुनावी लाभ और नुकसान के नजरिए से ही देखा जाएगा, तो कम से कम इसके वास्तविक अर्थों को समझना उसमें दिक्कत आने लगेगी। देखते हैं वास्तविक अर्थों को कितने लोग समझना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।